मैम हिंदू मैरिज एक्ट का ये जो सेक्शन 24 है उसमें एक तरीके के मेंटेनेंस के बारे में है। फिर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट करके अलग सा एक्ट है जिसमें भी मेंटेनेंस के बारे में है। फिर और भी मैंने लॉज देखे हैं जहाँ पर मेंटेनेंस का शब्द आता है। तो क्या मैम ये सब सेम ही है क्या? शायद आपको भी ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आया होगा एंड स्पेशली आपको ये लग रहा होगा कि मैम मेरा ना एक क्लाइंट है, मैं चाहती हूँ कि उनको मैं मेंटेनेंस दिलाऊं, तो कौन से एक्ट के अंदर मैं जाके अब एप्लीकेशन फाइल करूँ? तो चलिए एक ही बार समझ लेते हैं सिंपल तरीके से इंडिया में कितने तरीके के मेंटेनेंस होते हैं। इंडिया में बहुत सारे लॉज हैं जिसके अंदर आप अपने क्लाइंट्स को मेंटेनेंस दिला सकते हैं। अब ना एक एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट करके एक बेयर एक्ट है इंडिया में, ठीक है। अब ये वाले बेयर एक्ट के अनुसार कुछ लोगों को इंडिया में मेंटेनेंस मिल सकता है, जैसे कि वाइफ, विडोड डॉटर इन लॉ यानी कि बहू, चिल्ड्रन, एज्ड पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट्स, जो भी हमारा हिंदू जॉइंट फैमिली के डिपेंडेंट्स होते हैं ना, उनको भी मिल सकता है। अब देखिए ये बेयर एक्ट में ये लिखा है कि सिर्फ इन्हीं को मिलेगा, तो हर बेयर एक्ट का कंडीशंस अलग होता है। किस बेयर एक्ट में किन को मेंटेनेंस मिलेगा ये उसी बेयर एक्ट के कंडीशंस में लिखा गया है। जैसे अभी जो मैंने आपको लिस्ट पढ़ा के सुनाया है उसमें हस्बैंड है क्या? कहीं नहीं। आप बताइए, अगर आप चाहते हैं कि हस्बैंड को मेंटेनेंस दिलाएं तो ये वाले एक्ट तो आपका कोई काम का नहीं है, क्योंकि इस एक्ट के हिसाब से सिर्फ इन्हीं लोगों को मेंटेनेंस मिलता है। अब चलिए देखते हैं एक और एक्ट हमारा जो काफ़ी यूज़ करते हैं हम, हिंदू मैरिज एक्ट, जिसका सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25 में मेंटेनेंस के बारे में चर्चा होती है। अब ये 24-25 में लिखा गया है वाइफ और द हस्बैंड, यानी इस एक्ट के हिसाब से, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से किन किन को एलिजिबिलिटी है आप बताइए मेंटेनेंस के लिए? वाइफ एंड हस्बैंड। तो वाइफ का या हस्बैंड का अगर आप डिवोर्स का प्रोसीडिंग करा रहे हैं या कोई भी प्रोसीडिंग यानी कि केस, कोई भी केस अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत करा रहे हैं तो उस दौरान केस जब तक चल रहा है या केस के बाद के दौरान के लिए आप हस्बैंड या वाइफ के लिए मेंटेनेंस इस एक्ट से दिला सकते हैं। अब इस एक्ट में बहू का नाम नहीं है, डिपेंडेंट्स का नाम नहीं है, पेरेंट्स का नाम नहीं है, तो उन सब के लिए आप हिंदू मैरिज एक्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जब भी आप कोई भी एक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि मेंटेनेंस किन किन को मिल रहा है, किस कंडीशन में दे रहे हैं, एंड क्या इस एक्ट में मेंटेनेंस अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए कोई प्री कंडीशन है क्या? जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट में प्री कंडीशन है कि कोई एग्जिस्टिंग केस ऑलरेडी चालू हो। अब एक और ना मज़ेदार चीज़ बताती हूँ, ये जो दो एक्ट हमने देखे वो दोनों हिंदूज को अप्लाई होते हैं, पर ये वाला देखिए जो सेक्शन 125 है, ये दिखा रही हूँ मैं आपको CRPC से। CRPC में भी ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स का एक प्रोविजन है सेक्शन 125। अब ये जो सेक्शन 125 है ये तो CRPC है जो कि रिलीजन न्यूट्रल लॉ है, यानी आपको हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मेंटेनेंस चाहिए तो हिंदू होना चाहिए, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर आपको मेंटेनेंस चाहिए तो भी आपको हिंदू होना पड़ेगा। पर जो हमारा सेक्शन 125 CRPC है उसमें तो रिलीजन न्यूट्रल है, तो कोई भी रिलीजन के आप हो आपको इस एक्ट के अंदर एलिजिबिलिटी मिल जाएगा। इस कानून के अंदर कंडीशन क्या है इस कानून में? बस यही है कि आपके पास यानी वाइफ के पास इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो, बस इतना ही प्रूव करना है। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा केस ऑन केस बेसिस पे आपके केस में ऐसा कौन सा कानून अप्लाई होगा, किन किन को एलिजिबिलिटी मिलेगी, एंड आपके केस में ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जिससे आप एप्लीकेशन फाइल करके अपने क्लाइंट्स की मदद कर सकते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, डिफरेंट मेंटेनेंस, अलग अलग मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट, ये कई बार जुडिशरी के एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि फ़र्क क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेंटेनेंस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट एंड अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। और ये भी पूछा गया है कि एक्सप्लेन द डिफरेंसेस in the maintenance a wife can get under section 125 CRPC and under the religious personal laws। ऐसे ये वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए जब भी आप ये वाला मेंटेनेंस के बारे में कोई डिस्कशन हो तो ये वाले पॉइंट ज़रूर याद रखना कि किस बेयर एक्ट के अंदर किन को एलिजिबिलिटी मिल रहा है, उस कानून के ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जिनको अप्लाई करने पर ही मेंटेनेंस मिलता है, एंड तीसरा
किनको नहीं मिलता है उस कानून के अंदर, ये भी आप ध्यान रख के पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगर आप ऐसे ही सिंपल तरीके से कानून सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप अभी पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, सिंपल टर्म्स का एक्सप्लेनेशन है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम अपडेट्स, ये सब मिलेंगे। तो अपने जूनियर्स एंड कोलीग्स को डेफिनेटली शेयर एंड सब्सक्राइब करना।